सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कक्षा 12वीं भौतिकी विषय में हम बात कर रहे थे। कौन सा चैप्टर? धारा विद्युत। तो धारा विद्युत में हमने क्या क्या चीज पढ़े थे वो सारे चीज हम देखेंगे और एक एक करके हम जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर से, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, इस चैप्टर से 2 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं और उसके पहले हम देख लेते हैं कल के पेपर में हम लोगों का जो है जो रिजल्ट है इस युवोदय एकेडमी का वो छपा है और फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट काउंसलिंग में ही जिसमें 32 बच्चे सफल हुए थे उसमें से एक पहली बच्ची जो है पार्वती, इनका चयन जो है कांकेर मेडिकल कॉलेज में हो गया है, शासकीय कॉलेज में हो गया है। ठीक है, ये पेपर में छपा है कल के पेपर में छपा है। ये हमारे कलेक्टर साहब है, ये हमारे युवोदय एकेडमी के प्रभारी है, मनीष सर है, श्रीनिवास सर है और मैं हूं। यहाँ पर हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय है, ये पार्वती है और उनके पिता है, किसान पिता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे क्षेत्रीय विधायक सर भी जो है बच्चे को क्या किए, सम्मान किए। इस हम लोगों का एक सपना था कि हम चारों का एक सपना था कि हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ बच्चों के लिए नया करेंगे। हर कोई बच्चा जो है कोटा नहीं जा सकता है, अच्छे संस्था में जाके नहीं पढ़ सकता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक सपना देखा था कि कुछ करें, नया करें। और पिछले जब कोरोना काल था तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है ए विजन चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाए थे। फिर हमारे दिमाग में आया कि कुछ नया करें, तो इसी उद्देश्य से जो है हमारे अलेक्जेंडर चेरियन सर, हमारे मनीष सर और श्रीनिवास सर और मैं, हम चारों ने मिलकर सोचा कुछ नया करें। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और यहां पर फ्री निःशुल्क जो है बच्चों को हमने प्रशिक्षण देना स्टार्ट किया, नीट का कोचिंग देना स्टार्ट किया और पहले ही साल हमको 43 में से 32 बच्चों का चयन जो है यहां पर हुआ है। मतलब यहां पर 32 बच्चे क्वालिफाई हुए और फर्स्ट राउंड में जो है एक कृषक पुत्री जो है उनका जो प्रवेश है कांकेर मेडिकल कॉलेज में हो गया है। आगे सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में जब भी काउंसलिंग होगी उसमें से भी हो सकता है 1-2 बच्चे जो है और मेडिकल कॉलेज में हो जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएंगे। चलिए, तो ये हम लोगों ने जो इसमें देखा था कि इस चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है, ये सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को बता दिया था कि क्या क्या टॉपिक है और इस टॉपिक को ही देख के आपको पढ़ना है। हमारे जो नोट्स है उसमें सबसे पहले हमने सिलेबस डाला ताकि आप कोई दूसरे पब्लिशर्स का जो बुक है, कुंजी है, जो भी आप पढ़ते हैं उसमें जो दिया रहता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है। आप देखते हो 2019 में आया था तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस साल जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। इसीलिए हमने हर चैप्टर के सामने पहले सिलेबस दे के रखा है। तो सिलेबस उस चैप्टर को देख लीजिए और उसके बाद उसको पढ़िए। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि व्हीटस्टोन सेतु का जो एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल वो किस प्रकार होता है। 4 प्रतिरोध दिया रहता है, अगर बैलेंस कंडीशन में है तो चौथा अपने को निकालना है। फिर हमने जो देखा था कि पोटेंशियोमीटर में जो विभव प्रवणता है उसको किस फार्मूले से, रो इज इक्वल टू वी बाई एल फार्मूले से ज्ञात किया था। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं पूरे, है ना, डिटेल से। और फिर हमने देखा था कि सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। फिर हमने डिस्कस किया था सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसके कारण होता है। फिर जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये सारे टॉपिक जो है हम लोगों ने एक एक करके विस्तार से जाना था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक क्या है, दूसरा कारक क्या है, तीसरा कारक क्या है, ये सारे चीज जो है हमने
हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विद्युत अपघट्ट के कारण जो है निर्भर करता है, और क्या किस पर निर्भर करता है, जो विद्युत अपघट्ट है उसकी प्रकृति और सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ये सारे टॉपिक जो है हम लोगों ने एक एक करके जो है जान लिया था, है ना। फिर हम लोगों ने कल जो है कि अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, कौन ओम का नियम का पालन करता है, कौन ओम का नियम का पालन नहीं करता है, ये सारे चीज जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने डिस्कस किया था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है, कि लंबाई अधिक होने पर क्या होता है, कम होने पर क्या होता है, ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम पढ़े थे कि ये मोटाई पर किस प्रकार निर्भर करता है, मोटे तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है कि पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि चालक की पदार्थ की जो प्रकृति है उस प्रकृति पर किस प्रकार निर्भर करता है, और ये जो है किसके लिए ज्यादा होता है, किसके लिए कम होता है, ये सारे चीज हम लोगों ने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि चालक का ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब अनुगमन वेग बदलता है तो अनुगमन वेग बदलने से उसके शांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है, और शांति काल जब बदलता है तो चालक तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्या कि किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम हमने पढ़ा था, किस प्रकार जो है विद्युत धारा संधि की ओर आ रही है और किस प्रकार विद्युत धारा संधि से दूर जा रही है, और इसके बीजगणितीय योग किस प्रकार के किसके इक्वल होता है, और कब इसको धनात्मक लेते हैं चिन्ह परिपाटी में और कब इसको ऋणात्मक लेते हैं, ये सारे चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मतलब कब विद्युत धारा धनात्मक होगी संधि के लिए और कब विद्युत धारा ऋणात्मक होगी, ये सारे चीज जो है आप लोगों को मैं विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था, है ना। किस प्रकार यहाँ पर आई 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 आ रही है तो यहाँ पर 3i होती है, वो सारी चीज हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम किसके अनुकूल है, आवेश संरक्षण के अनुकूल है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था कि समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR, ये भी हमने देख लिया था। और एक चीज आज जो हम लोगों ने इसमें हम लोग जो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि चिन्ह परिपाटी आप लोग याद रखिए, धारा की दिशा में चलने पर धारा और इनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होता है। मतलब IR कब धनात्मक होगी, जब विद्युत धारा के दिशा में चलेंगे। IR का गुणनफल, जैसे यहाँ R1 है, धारा I1 है, और हम मान लीजिए A से B तक चलते, इधर चलते हैं, इस साइड चलते हैं, तो I1 और R1 इनके जो गुणनफल होगी ये क्या हो जाएगी, इधर जाने से प्लस होगी और इधर आने से, इधर जाएंगे अगर आप इधर जाते हैं तब क्या हो जाएगा प्लस, और अगर आप इधर आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस। तो याद रखिएगा, धारा की दिशा में प्लस, धारा के विपरीत दिशा में माइनस, किसका, IR का गुणनफल। और सेल के लिए अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, अगर आप इधर जाते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले पड़ता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाद में पड़ता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है पॉजिटिव होता है। यही चीज लिखा है, सेल के विद्युत अपघट्ट में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक लेते हैं, और इसके उल्टा चलेंगे तो ऋणात्मक। मतलब जैसे हम यहाँ पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, अगर हम इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, तो इस साइड जाएंगे तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अगर इसी में सेल में अगर हम इधर चल देते हैं, इधर आ जाते हैं, इस साइड आ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले पड़ा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बाद में पड़ा, तो इस स्थिति में सेल का जो विद्युत वाहक बल क्या होता है, माइनस होता है। ये दो चिन्ह परिपाटी अपने को यूज करना है। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत को लिखिए और लिखकर सिद्ध करिए। यह प्रश्न पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु जो बनता है वो कैसे बनता है। तो इसमें अगर चार प्रतिरोध किसी चतुर्भुज के चार आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की जाए या जोड़ा जाए। चार आसन्न भुजा बोलने से देखिए, यहां पर एक
जैसे आप चार आसन्न भुजा, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, और इसके एक विकर्ण में सेल और दूसरे विकर्ण में अगर हम गैल्वेनोमीटर जोड़ दे, धारामापी जोड़ दे, और इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं, यदि धारामापी में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो यह सेतु संतुलन की अवस्था में कहलाता है। और संतुलन की अवस्था में ऊपर दो संलग्न भुजाओं का जो प्रतिरोध है उसका अनुपात नीचे दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। यानी when four resistance are connected, four sides of a quadrilateral and one diagonal is connected with galvanometer and another diagonal is connected with a battery, if no current is flowing through the galvanometer, then the galvanometer is said to be in balance condition. If no current is flowing through the galvanometer, then the bridge is said to be in balance condition, and under balance condition the ratio of upper two resistance is equal to ratio of lower two resistance. मतलब ऊपर में जो दो प्रतिरोध है उन प्रतिरोधों का जो अनुपात है नीचे जो दो प्रतिरोध है इनके अनुपात के बराबर होता है, मतलब ये बैलेंस कंडीशन में कहलाता है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस प्रकार है। तो यहां पर P अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। हमने क्या किया, जब व्हीटस्टोन सेतु के चतुर्भुज के रूप में चार जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि सेल कुंजी K1 तथा धारामापी की कुंजी K2 दोनों को बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना आए, तो इस सेतु संतुलित स्थिति में कहा जाता है, बैलेंस कंडीशन में कहा जाता है। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर हमने चार प्रतिरोध जोड़ा, एक प्रतिरोध A है, ये दूसरा प्रतिरोध है, और ये तीसरा प्रतिरोध है, और ये चौथा प्रतिरोध है। मतलब 1 2 3 और ये चार प्रतिरोध, चार प्रतिरोध को हमने चतुर्भुज के चार भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया है। यहां पर ये एक प्रतिरोध, ये दूसरे प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध। तो चार प्रतिरोध हमने लिया है और इसका नाम हम दिए P, ये Q और ये R और ये S। तो एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है, एक मान लीजिए A B C और D। तो A B C D यहां पर चार प्रतिरोध है, P Q R S, P Q R S। इसके एक विकर्ण में हमने क्या जोड़ दिया, सेल जोड़ दिया, एक विकर्ण में हमने सेल जोड़ दिया। तो और ये जो दूसरा विकर्ण है BD, इसमें हमने एक धारामापी जोड़ दिया। धारामापी का काम क्या है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। किसमें, धारामापी में। यदि मतलब विद्युत धारा इधर बह रही है तो इधर डिफ्लेक्शन मान लीजिए, इधर बह रही है तो इधर डिफ्लेक्शन, और कोई भी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है तो उसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार आप लोग जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो देखेंगे एक पॉइंटर जो है ऐसे मूव होता है, तो ठीक उसी प्रकार जब विद्युत धारा बहता है तो कहीं पर जब भी विद्युत धारा बहेगा तो इस डायगोनल में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप दिखाई देने लगता है। यहां पर आपने एक कुंजी डाला है, यहां पर भी एक कुंजी डाला है, तो यहां पर कुंजी जैसे ही आप ऑन करेंगे K1 तो विद्युत धारा बहेगा यहां, और ये क्या है, मान लीजिए ये K2, इसको भी आपने ऑन कर दिया, तो यहां पर मान लीजिए विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। जब बिंदु A पर पहुंचता है तो धारा दो भागों में बढ़ जाता है, ऊपर के धारा मान लीजिए I1 और नीचे के धारा कितना है, मान लीजिए I2। ऊपर के धारा I1, नीचे I2। जब ये धारा I1 यहां पर पहुंचता है, इसमें से मान लीजिए IG चला जाता है, IG नीचे आ जाता है, तो बचता क्या है, I1 आ रही थी किरचॉफ के प्रथम नियम से, I1 यहां पर आ रही थी, IG यहां पर चला गया, तो इसमें जो है I1 माइनस IG विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसमें। अब इधर से I2 आया, इधर से IG आया, तो इसमें कितना विद्युत धारा बहेगी, I2 प्लस IG, यहां पर इतना विद्युत धारा बहेगी। और जब दोनों यहां पर आएंगे फिर ये दोनों प्लस हो जाएगा, IG प्लस IG माइनस IG कट जाएगा, मतलब I1 प्लस I2 फिर से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे विद्युत धारा आई दो भागों में बटा, I1 और I2, यहां पर जाने पर IG नीचे चला जाता है तो बचा रहेगा I1 माइनस I2।
Ig, और यहां पर Ig आया और यहां से I2 आया, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, I2 प्लस Ig विद्युत धारा यहां पर बहने लगता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 प्रतिरोध हमने लिया था। 4 प्रतिरोध क्या लिया था, P Q R S। तो यहां पर I1 धारा है या I2 धारा है, तो यहां पर कितना धारा होगा, तो यहां पर देखिए यहां पर P है, Q है, यहां पर अगर हम Ig लेते हैं तो यहां पर I1 माइनस Ig हो जाएगा, यहां पर I2 प्लस Ig हो जाएगा। 4 प्रतिरोध हमने लिया। देखिए यहां पर, फिर यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर लिया, गैल्वेनोमीटर, यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर लिया और यहां पर एक प्रतिरोध लिया, यहां पर है। तो हम 2 भागों में बांटते हैं। 4 प्रतिरोध आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर विद्युत धारा गया, इधर I1 गया, नीचे I2 चला गया, यहां पर जाने के बाद ये धारा Ig चला गया। अगर Ig यहां चला गया तो इधर बचता है I1 माइनस Ig, और इधर से Ig आया, इधर से I2 आया, तो इधर जो है I2 प्लस Ig प्रवाहित होगी। हमने यहां पर नाम दिया इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S। तो यहां पर ये P है और ये R है, ये G है, इसमें धारा Ig है, इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है। तो यहां पर बंद जाल, अगर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम प्रयोग करें तो यहां पर क्या नाम दिए थे, A, B, C और D। तो बंद जाल कल भी हमने इसका एप्लीकेशन कर चुके हैं। तो बंद जाल A, B, D, A में, A, B, D, A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या है, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR से, ये फार्मूला है। तो यहां पर A से B तक कोई सेल नहीं है, B टू D तक कोई सेल नहीं है, D टू A तक कोई सेल नहीं है, यानी यहां पर विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, 0। A टू B चलते हैं तो यहां पर I1 इंटू P, क्योंकि यहां पर विद्युत धारा I1 है और प्रतिरोध क्या है, P है। यहां से यहां चलते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, Ig इंटू G। G क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है, धारामापी का प्रतिरोध है, और Ig क्या है, धारामापी में से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। प्लस के बाद क्या हो जाएगा, फिर अगर हम D से A चलेंगे तो विद्युत धारा किधर रह रही है, A से D, और हम चल रहे हैं D से A, मतलब यहां पर क्या होगी, माइनस ऑफ I2R। इसको समीकरण 1। यदि ब्रिज संतुलन अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में हम जानते हैं कि Ig का मान क्या हो जाता है, अवस्था में Ig बराबर क्या होता है, 0। तो यहां पर अगर 0 रखेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, I1P प्लस 0 माइनस I2R। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर I1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। मतलब ये जो पार्ट था, हमने इस पार्ट को लिया, यहां से स्टार्ट किए, यहां गए, यहां आए, मतलब जहां से स्टार्ट किया अगर वहां पर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बंद जाल कहलाता है। तो बंद जाल के लिए फार्मूला क्या है, क्या होगी, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। तो उसी फार्मूले से, क्योंकि यहां पर कोई विद्युत वाहक बल नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा,
और यहां पर विद्युत धारा I1 है, I1 के साथ P का मल्टीप्लिकेशन किए वो प्लस होगी, IG के साथ G का मल्टीप्लाई किए ये भी प्लस होगी, और यहां पर I2 के साथ R का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगी, क्योंकि यहां पर विद्युत धारा नीचे की ओर आ रही है और हम जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब हम बंद जाल अब ये बंद जाल जो है दूसरा जो बंद जाल है उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा बंद जाल क्या है? बंद जाल BCDB में, BCDB में, तो BCDB में अगर हम देखें तो BCDB में क्या होता है, यहां पर BCDB में अगर हम देखें तो B से यहां पर देख लीजिए B, ये B है और B से देखिए इस प्रकार एक प्रतिरोध है, इसका मान Q है, इसमें धारा I1 माइनस IG बह रही है B, और यह है C। और C से D अगर हम देखें तो यहां पर जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध है S, और धारा कितना है I2 प्लस IG, लेकिन विद्युत धारा जो है ऐसे आ रही, ऊपर की ओर आ रही है D से C की ओर। और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है और यहां पर जो धारा है वो कितना है IG। तो हमारे पास जो फार्मूला है, क्या फार्मूला, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। इसी फार्मूले से यहां पर भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर B to C, C to D, D to A अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं यहां पर कोई भी सेल नहीं है, यानी कोई भी सेल नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी सेल नहीं है मतलब समेशन ऑफ E का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि समेशन ऑफ E इसमें कोई भी सेल नहीं है। ये वाला पार्ट में अगर हम देखें, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ये वाला पार्ट में क्या है, कोई भी सेल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर सेल का जो विद्युत भाग बल है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। क्या बचता है B to C, B to C में प्रतिरोध कितना है Q है और विद्युत धारा कितना है I1 माइनस IG। तो I1 माइनस IG इंटू क्या हो जाएगा Q, इसका गुणनफल प्लस होगी, क्यों, क्योंकि हम धारा के दिशा में चलते हैं, तो धारा के दिशा में ये प्लस हो गया। फिर C to D अगर चले तो गुणनफल किसका किसका I2 प्लस IG, इसके साथ किसका गुना होगी, S का गुना होगी, लेकिन इसका गुणनफल क्या हो जाएगी माइनस होगी, क्योंकि आप जो है C से D चल रहे हैं लेकिन विद्युत धारा जो है D to C चल रहा है, मतलब विद्युत धारा के अगर दिशा के विपरीत है, विद्युत धारा की दिशा के विपरीत है तो उसका गुणनफल क्या होगी माइनस होगी। तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस, और अगर D to B चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ IG इंटू G। इसको समीकरण क्या लेते हैं 3 लेते हैं। तो समीकरण 3 लेने के बाद यदि हम संतुलन की अवस्था में देखें, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, संतुलन की अवस्था में IG इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो संतुलन की अवस्था में IG इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी हम यहां पर लिखेंगे संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में क्या है, तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगी, IG बराबर क्या हो जाएगी 0। तो IG इसमें 0 रखेंगे इस समीकरण में, तो 0 इज इक्वल टू क्या है I माइनस I1 माइनस 0 इंटू Q माइनस I2 प्लस 0 इंटू S माइनस 0 इंटू G। तो कुल मिलाकर के जहां पर IG है उस समीकरण में हम जहां पर IG 0 लेंगे, मतलब संतुलन की अवस्था में धारामापी में से होकर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो मतलब यहां पर IG का वैल्यू 0 हो गया, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी
I1 क्यू, 0 इज इक्वल टू I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगी, I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू एस। इसको समीकरण क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। अब समीकरण, अगर हमारे पास दो समीकरण मिला, पहला पार्ट जब भी हम लिए, पहला पार्ट से एक समीकरण मिला, उसमें हमने किरचॉफ का नियम लगाने के बाद संतुलन की अवस्था में लिए, और उसके बाद जो है हम दो समीकरण यहां पर हमने प्राप्त किया। तो यहां पर समीकरण 2 को समीकरण 4 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 को समीकरण 4 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, I1 P अपॉन लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 R अपॉन I2 S। I2 कैंसल, I1 कैंसल, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हम जो है मीटर ब्रिज एपरेटस बनाते हैं। और मीटर ब्रिज के सहायता से जो है, अगर 3 प्रतिरोध मालूम है तो चौथा प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके पहले कुछ साल पहले जो है, 10 एक साल पहले एक एपरेटस और आता था क्लास 12 में, उसमें था पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी हम जो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते थे। तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रयोग करते, मीटर सेतु का प्रयोग करते। और दोनों जो एपरेटस है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स दोनों जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। मतलब इसमें से अगर 3 मालूम है तो चौथा आप ज्ञात कर सकते। तो आपको याद रखना है इस टॉपिक में, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। क्या करना, क्या है आपको, क्या करना है, कितना प्रतिरोध लेंगे, 4 प्रतिरोध। कितने भुजा में जोड़ेंगे, 4 भुजा में। क्या क्या नाम दे सकते हो, P Q R S। और एक डायगोनल में हम धारामापी को जोड़ते हैं, और दूसरे डायगोनल में मतलब दूसरा विकर्ण में हम सेल को जोड़ते हैं। सेल किस लिए, ताकि विद्युत धारा अपने को मिल सके। तो विद्युत धारा मिलेगा इससे, और जब K1 को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा बहने लगता है। बहने के बाद यहां जाने के बाद 2 भागों में बंटता है, यहां पर जाके फिर 2 भागों में बंटता है। इधर से आया तो इधर जाके I2 प्लस IG के फॉर्म में करंट फ्लो होने लगता है। फिर आपको 2 बंद जाल लेना है। लेफ्ट साइड का एक बंद जाल लेना पड़ेगा जो त्रिभुजाकृति का बन रहा है, और दूसरे साइड का दूसरा त्रिभुजाकृति बन रहा है, 2 बंद जाल लेना है। तो दोनों बंद जाल में हम फिर किरचॉफ के जो द्वितीय नियम है उसका प्रयोग हम करेंगे। फिर संतुलन की अवस्था में IG का मान 0 लेंगे। IG का मान जैसे लेंगे तो पहला जो बंद जाल आपको मिल रहा है, क्लोज लूप आपको मिल रहा है, इस क्लोज लूप के लिए जब आप अप्लाई करेंगे और उसमें IG का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक इक्वेशन आपको क्या मिला था, I1P इज इक्वल टू I2R। और इसी प्रकार हम जब दूसरा ये क्लोज मेश लेंगे तो दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन अपने को मिला था, और उस तीसरे इक्वेशन में हमने IG का वैल्यू जो है 0 रखा था। तो उसमें एक इक्वेशन फिर बना था, क्या बना था, I1Q इज इक्वल टू I2S। तो बाया पक्ष को बाया पक्ष से, दाया पक्ष को दाया पक्ष से जब भी हम भाग देंगे तो I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, बन जाएगा। चलो अगला टॉपिक लेते हैं, ओम का नियम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये पूछता है कि ओम का नियम को लिखकर सिद्ध कीजिए। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक का भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रखा जाए। भौतिक अवस्था बोलने से जैसे उसका ताप है, दाब है, ताप है ना, कुल मिला के आप बोल सकते हो लंबाई, चौड़ाई, दाब, ताप, ये सब भौतिक राशि है। तो ये भौतिक अवस्था अगर अपरिवर्तित रखा जाए और किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाए, तो जो विभवांतर जब लगाएंगे तो क्या बहेगा, विद्युत धारा बहेगा। तो प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा लगाए गए विभवांतर के समानुपाती
होता है। यही क्या है, ओम का नियम है। मतलब जितना ज्यादा, जिस प्रकार आप एक गिलास पानी है, जितना ज्यादा शक्कर डालेंगे उतना ज्यादा वो मीठा होते जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप 1 वोल्ट विभवांतर लगाते हैं, 1 वोल्ट बैटरी आप कहीं परिपथ में लगाते हैं, तो उस 1 वोल्ट बैटरी से जो विद्युत धारा बहेगा, अगर उसके जगह हम 2 वोल्ट का 2 सेल लगा देंगे तो ज्यादा विद्युत धारा बहेगा। कुल मिलाकर विद्युत धारा और विभवांतर दोनों एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यदि किसी चालक तार का भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उस पर लगाए गए विद्युत भाग जो बल है और उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं क्या, V समानुपाती क्या है, I। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, RI। आप लोग पढ़े होंगे। और इसके लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं किसके किसके बीच में, V और I के बीच में, तो एक सरल रेखा अपने को मिलता है, एक सरल रेखा मिलता है। और इसको आप लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे क्लास 10th में, जिसमें आपका एक प्रतिरोध लेते थे और इस प्रतिरोध के बीच में हम एक वोल्ट मीटर लगा देते थे विभवांतर नापने के लिए। और फिर यहाँ पर एक परिपथ में क्या करते थे, एक अमीटर लगा देते थे, अमीटर, ये प्लस और माइनस, ये अमीटर लगा दिए। और यहाँ पर बैटरी है, मान लीजिए बैटरी है, और यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा देते थे, मतलब वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए। और फिर ऐसे हम परिपथ पूर्ण कर लेते थे। तो यहाँ से जब ये रियोस्टेट है, मतलब जिस प्रकार आपके घर में फैन लगा होगा तो फैन का रेगुलेटर होता है, जैसे आप ऐसे घुमाते हो तो फैन का स्पीड बढ़ जाता है। कारण क्या है, वहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है जो क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक रियोस्टेट होता है जो क्या करता है, धारा के मान को कंट्रोल करता है, कम ज्यादा करता है। तो यहाँ पर अमीटर क्या मेजर करता है, करंट को, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और यहाँ पर मान लीजिए R है। तो हम क्या करते हैं, रियोस्टेट को खिसकाते जाते हैं, तो एक अक्ष में V और V के रेस्पेक्ट में I का हम रीडिंग नोट करते हैं। मतलब हम प्रैक्टिकल को जब करते हैं, सीरियल नंबर 1 मान लीजिए 2 वोल्ट है तो 1 एम्पियर करंट, फिर दूसरा रीडिंग में 4 वोल्ट है तो हम देखते हैं 2 एम्पियर करंट। फिर हमने क्या किया, तीसरा रीडिंग में देखा कि जब हम 6 वोल्ट किए तो ये 3 एम्पियर। मतलब कुल मिलाकर के जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है। यानी V समानुपाती क्या होता है, I। समानुपाती में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है ना। ठीक है, तो चलिए इसको हम आप प्रूव करते हैं, किसके माध्यम से, अनुगमन के वेग के माध्यम से हम इसको प्रूव करते हैं कि किस प्रकार जो है तो यहां पर ओम के जो ओम का नियम है, इस नियम को हम सिद्ध करेंगे किससे, अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग से। तो मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए एक चालक तार है, मान लीजिए कोई चालक तार है और इसकी लंबाई मान लीजिए L है, और इसकी लंबाई L है, और इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये क्या है, A है। और इसमें एकांक आयतन की जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए n है। यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है एकांक आयतन में हमने क्या मान लिया, n है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए vd वेग से गति करता है। कब, जब इसमें एक विभवांतर V लगाते, मतलब कोई सेल लगा दिए, विभवांतर यहाँ पर बैटरी लगा दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। मतलब कुल मिलाकर आप जो चालक तार लिया उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपने ले लिया, ए लिया, और उसके बीच विभवांतर यहां से यहां तक की जो विभवांतर आपने क्या लिया, V लगाया जाता है। तो इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित होती है, I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा क्या है, I प्रवाहित होती है। और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने क्या लिया, n लिया। और इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, हमने क्या लिया, Vd।
तो हम एक फार्मूला डिराइव किए थे, क्या? I इज इक्वल टू NEA VD। I जो होता है I इज इक्वल टू NEA VD। VD क्या है? अनुगमन वेग। तो ये I क्या है? विद्युत धारा। N क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और VD क्या है? इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। अब यहां पर तार के प्रत्येक बिंदु पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू क्या है? V बाई L। ये फार्मूला है। E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई L। तो इस क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू E इंटू E। F इज इक्वल टू E इंटू E। क्यों? क्योंकि फार्मूला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू E। और Q के जगह पर यहां पर क्या है? स्मॉल e। तो F इज इक्वल टू E इंटू E। अभी अभी हमने निकाला E का वैल्यू V अपॉन L। तो इसलिए क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू E V के कैपिटल E के जगह V बाई L। V बाई L। अब देखो क्या मिल गया? बल मिल गया। बल कितना है? F इज इक्वल टू E V अपॉन L। अब हम पढ़े हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम F इज इक्वल टू ma। नियम से क्या है? F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। तो यहां पर F का वैल्यू क्या है? E V अपॉन L इज इक्वल टू क्या है? ma। तो A इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगी? E V बाई M L। तो E एसिलेशन जो होगी, उसके जो त्वरण होगी, इलेक्ट्रॉन की जो त्वरण होगी, क्या होगी? A इज इक्वल टू E V अपॉन M L। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। V क्या है? विभवांतर है। M क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है। L क्या है? चालक की लंबाई है। यह हमने ले लिया। अब यदि हम गति के जो समीकरण है, देखिए गति के प्रथम समीकरण से, पहला समीकरण से क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यहां पर V की जगह क्या हो जाएगा? अनुगमन वेग VD। U की जगह प्रारंभिक वेग, उसको 0 माना, और प्लस A इंटू क्या होता है? टाउ। T की जगह यहां पर क्या होता है? टाउ। टाउ को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या श्रांतिकाल। जैसे श्रांतिकाल आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई चालक तार है, यहां पर एक मान लीजिए धनायन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, इसको टकराता है। टकराने के बाद मान लीजिए यहां पर दूसरा धनायन है, तो यहां से टकराने के बाद जब ये दूसरे से टकराता है तो दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल को क्या कहते हैं? श्रांतिकाल। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन जो होगी वो क्या होगी? रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर जैसे आप लोग सिंपल समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके क्लासरूम में एक एक बेंच में एक एक बच्चे बैठे हुए हैं, और जो है आप लोग सामने से कोई एक बच्चा जो है पहले को छूता है, फिर दूसरे को छूता है, फिर तीसरे को छूता है, फिर चौथे को छूता है। तो ये जब वो छूते हुए जाएगा, पहले को टच किए, टच करने के बाद 2 कदम आगे बढ़े, फिर दूसरे को टच किए, फिर दो कदम चलने के बाद फिर दूसरे को टच किए। तो ऐसे मतलब एक से मिलने के बाद जब दूसरे से मिलेगा तो कुछ समय लगेगा, तो उस समय अंतराल को हम बोल सकते हैं श्रांतिकाल। तो इलेक्ट्रॉनों के लिए ये क्या कहलाता है? श्रांतिकाल। तो VD बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? A इंटू टाउ। अब A का मान हम निकाल चुके हैं, क्या था? EV बाई ML। तो VD इज इक्वल टू क्या है? एक जगह EV बाई ML इंटू टाउ। EV बाई ML इंटू टाउ। अब पहला समीकरण हम ले चुके थे, क्या समीकरण था उसमें? I इज इक्वल टू, परंतु क्या है हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है? NEA VD।
NeAVd। अब यहां पर Vd का मान हमने निकाल लिया, उस Vd का मान को हम रखेंगे तो I इज इक्वल टू NeA, Vd का वैल्यू कितना है EV अपॉन ml इंटू टाउ। V को वहीं रहने देते हैं, m इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इधर आएगा यहां डिवाइड हो जाएगा, E इंटू ई स्क्वायर ये भी आके डिवाइड हो जाएगा, है ना, और ये भी डिवाइड हो जाएगा, L क्या हो जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टाउ भी क्या हो जाएगा यहां पर डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I को पक्षांतर कर लिया। अब यहां पर M क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है चालक तार की लंबाई है, N क्या है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। यदि ताप नियत हो तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगी नियत होगी। मतलब आप M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A इसके बराबर आपने क्या माना R, इसको मान लिया क्योंकि सभी नियत है, क्योंकि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहेगा मतलब ताप नियत है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम नियत होगी। A क्या है उसकी तार की मोटाई है वो भी नियत होगी, और L क्या है उसकी लंबाई वो भी क्या है नियत है, तो सारे चीज नियत होने से इसको हमने क्या माना R। तो इस प्रकार जो है आपका जो फार्मूला बन जाता है, क्या फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा लास्ट में आपका फार्मूला बन रहा है क्या V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, यानी यहां पर आप लेंगे क्या R इज इक्वल टू V अपॉन आई और V इज इक्वल टू आर आई, यानी V और I का जो रेशियो है वो नियत है, या V इज इक्वल टू आर आई यानी V समानुपाती I, यानी यदि आप ग्राफ खींचेंगे V और I के बीच में तो एक सरल रेखा मिलेगा, और यही जो है क्या है यही जो है ओम का नियम है। ठीक है, तो आप लोग मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे, तो V समानुपाती क्या हो जाएगा I हो जाएगा। इसी को प्रूव करना है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे अब समय हो चुका है, अब सर जो है केमिस्ट्री पीरियड लेंगे, इसलिए मैं जो है यहीं पर आज के क्लास एंड करता हूं, है ना। और कोई भी डाउट है तो आप बाद में फोन करके पूछ सकते। कुछ नहीं करना है आपको, क्या क्या करना है आपको चालक तार लेना है, उसकी लंबाई लेना है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेना है, उसके एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेना है, और लेकर के पहले आप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र के बाद इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण निकालेंगे, त्वरण निकालने के बाद उसको गति के प्रथम समीकरण में मान रखेंगे, तो उससे जो है आप Vd का मान निकालेंगे ए टाउ के फॉर्म में, और ए टाउ ए का मान रख दोगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगा आई ए टाउ आपने रख दिया, और I इज इक्वल टू NeF Vd करोगे, यहां पर जब सॉल्व करोगे सबको पक्षांतर कर लेना है और V अपॉन I को रखना है, और जो भी राशि आएगी उसको हम प्रतिरोध मानेंगे, और उस प्रतिरोध को हम क्या लेंगे R, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R आपको प्राप्त होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं, अभी आप लोग केमिस्ट्री क्लास में जुड़ जाइए। ठीक है, ठीक।